हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं टेस्ट सीरीज 15 मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं और अभी मैं आप लोगों को प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। तो दोस्तों, प्लेटफॉर्म का ये आपको वॉल्यूम 1 है और इससे पहले 1 से लेकर 14 तक के मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूं। जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं देखा है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ साथ खान सर का भी सेट कंप्लीट हो चुका है। PYQ आज एक 6 सेट हो गया है इसमें PYQ। इसमें एक और सेट बच रहा है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ज्ञान बिंदु का भी 5 सेट मैं लगा चुका हूँ। तो दोस्तों, जिन्हें भी PDF की ज़रूरत है, हमारे चैनल पे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ से जाकर के ज्वाइन हो जाएं टेलीग्राम, और वहाँ से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। और प्रश्न की ओर जाने से पहले एक ही आपसे अनुरोध है दोस्तों कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और एक लाइक और प्यारा सा कमेंट भी करते जाएं ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है सेट नंबर 15 का, प्लेटफॉर्म का। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। देखिए, आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं को पढ़ना है और उन्हें कालानुक्रम के हिसाब से सजाना है घटना को। ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्या हुआ था, देखिए, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था दोस्तों, यह हुआ था आपको 5 मार्च 1931। ठीक है, 5 मार्च 1931 को हुआ था। और राजगुरु को फांसी जो दी गई थी, ये आपको 23 मार्च को हुआ था। 23 मार्च 1931, ध्यान देंगे। 23 मार्च 1931 को राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को एक साथ में फांसी दी गई थी। तो 23 मार्च 1931। फिर उसके बाद आपको कराची अधिवेशन हुआ था, ये आपको 29 मार्च को। ठीक है, 29 मार्च 1931 को हुआ था। तो दोस्तों, इस हिसाब से आपको कालक्रम अनुसार अगर सजाएंगे तो पहले आ जाएगा गांधी इरविन समझौता, यानी कि 3 नंबर किस में है, ए में ही है। तो देखिए, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, 3 2 1। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है। देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने तत्वों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, 2 का 1 हो जाएगा सही आंसर। आपको 5 तत्वों को शामिल किया गया है। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों, इसमें ध्यान देंगे। पहला हो जाएगा आपको भौतिक, दूसरा हो जाएगा आपको वित्तीय, ठीक है, दूसरा हो जाएगा वित्तीय, तीसरा हो जाएगा आपका मानवीय, ठीक है, चौथा हो जाएगा सामाजिक, और 5वां हो जाएगा पर्यावरणीय। ठीक है, पर्यावरणीय। तो ध्यान देंगे, ये 5 तत्वों को शामिल किया गया है सामुदायिक विकास क्रम में। विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है, तो 5 तत्वों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर, ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने खाली स्थान की वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, यानी कि कितने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। जो ग्राम सभा में गांव की जो सभा है, तो कितने वर्ष की आयु, तो 3 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा 18 वर्ष। कितना, 18 वर्ष की जो आयु प्राप्त कर लेता है वो आपको ग्राम सभा में एक गांव की जो आयु है आपको 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है। देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है, तो कौन से भाग में, तो 4 का हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, भाग 9। कितना, भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है। देखिए, न्यूनतम योग्यता का निर्धारण के लिए किया है, तो 5 का बी हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। देखिए, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बी, फारसी भाषा को। कौन सी भाषा को, फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था सल्तनत काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 7 नंबर, ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत की। देखिए, सिजदा एवं पैबोस, ध्यान रहे कि सिजदा एवं पैबोस की जो शुरुआत की थी, तो किसने किया था ये, तो 7 का दोस्तों ए हो जाएगा, बलबन। किसने किया था, बलबन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता है ना, आपको किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था, तो 8 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ए, हरिपुरा। ठीक ना, देखिए ध्यान देंगे, आपको सुभाष चंद्र बोस ने 2 आपको कंटिन्यू किया था अध्यक्षता, हरिपुरा 1938 में। ठीक है, 1938 में। और त्रिपुरी एक किया था, क्या किया था, त्रिपुरी किया था 1939। कब,
1938 के बाद 1939 में आपको दोनों की अध्यक्षता आपको सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 9 नंबर, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है। तो दोस्तों ध्यान देंगे कि जब चंद्रमा के बारे में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है चंद्रमा के रिगार्डिंग कि जो पृथ्वी की सबसे नज़दीक होती है, नज़दीक, तो ऐसी स्थिति में क्या कहलाती है। तो 9 का दोस्तों डी हो जाएगा आंसर, उपभू कहलाता है, यानी कि पेरिगी। ठीक है, उपभू। ठीक ना, ध्यान देंगे दोस्तों कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो उपभू कहलाता है, और वहीं अगर दूर कह देगा, दूर कह देगा तो उसको क्या कहते हैं, अपभू। ठीक है, अपभू। ठीक है ना, अपभू कहते हैं उसको, एपोगी इंग्लिश में। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर एक और क्वेश्चन निकल के आता है दोस्तों कि यहाँ पर जब सौर के बारे में पूछ देगा, सूरज के बारे में पूछ देगा कि सूरज से सबसे जो दूर आपको होता है तो वो क्या कहलाता है, अपसौर कहलाता है। जब सूरज से सबसे दूर होता है पृथ्वी तो उसको, उस स्थिति को क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। ठीक ना, और सबसे नज़दीक जो होता है सूरज और पृथ्वी की दूरी तो उसको कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं, उपसौर। ध्यान देंगे, ये चंद्रमा के बारे में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों। तो चंद्रमा के बारे में जब नज़दीक होता है पृथ्वी से तो उपभू कहते हैं, और जो चंद्रमा से पृथ्वी की सबसे जो दूरी अधिकतम दूरी होती है उसको अपभू कहते हैं। ध्यान देंगे, ये सारे पॉइंट्स को नोट्स कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है। देखिए, बिम्स्टेक का सदस्य इनमें से कौन सा है। तो 10 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सी, श्रीलंका। श्रीलंका आपको इसमें से बिम्स्टेक का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, 2002 में पद्म श्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित शास्त्रीय नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, जिनका हाल ही में 21 सितंबर 2023 को दिल्ली में निधन हो गया। देखिएगा, 11 नंबर प्रश्न है, निधन वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है दोस्तों। ये सब आप लोग कैडेंट से आप लोग याद कर लेंगे, निधन वाला एक नया क्वेश्चन पूछता है। 11 का ए हो जाएगा आपको, ये भरतनाट्यम से थी। कौन सी, सरोजा वैद्यनाथन। किस शास्त्रीय नृत्य से थी, भरतनाट्यम से थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको दोस्तों 12 नंबर, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय किस वर्ष ली गई। देखिए, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो स्थापना का जो निर्णय है आपको कौन से वर्ष लिया गया। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा आपको, 1944 में। कब, 1944 में लिया गया। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अक्षांश का तात्पर्य है। देखिए, एक अक्षांश का जो तात्पर्य यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तो इसमें क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा दोस्तों कि ग्लोब पर विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा को कहते हैं। जैसे कि आपका ये ग्लोब हो गया, ये आपको बीच से होता है इक्वेटर, विषुवत रेखा, और इसके ऊपर जो ये रेखा होती है तो ये उत्तरी अक्षांश कहते हैं, इसको कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। तो इस तरह से इसी को कहते हैं कि अक्षांश का तात्पर्य यही हो गया कि विषुवत रेखा के पैरेलल जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जो खींची गई रेखा होती है उसी को अक्षांश कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर की पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। देखिए, काफ़ी अच्छी प्रश्न है ये कि पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूमती है तो किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है। तो 14 का देखिए दोस्तों डी हो जाएगा आपको, पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, ये आपका देखिए ग्लोब है। ठीक है, तो ये आपको इधर से, ठीक है ना, इधर से इधर की ओर, यानी कि पश्चिम से इधर पश्चिम होता है और इधर पूरब होता है, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर की कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था। देखिए, कार्ल मार्क्स जो था आपको कौन से देश का निवासी था। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, जर्मनी का था। कहाँ का था, जर्मनी का। अगला प्रश्न है 16 नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की स्वीकार की गई। देखिए, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जहाँ पर आपको पूर्ण स्वराज की मांग की स्वीकार की गई थी। तो 16 का आपको दोस्तों सी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929 से। कब, लाहौर अधिवेशन 1929 से। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, ध्यान रखेंगे साथ साथ ये भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 17 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है या चयन होता है कि निर्वाचन होता है कि मनोनयन होता है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। ये है तो बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन इसमें काफ़ी लोग फंस जाते हैं कि प्रधानमंत्री की क्या होती है, नियुक्ति होती है, चयन या निर्वाचन या मनोनयन। तो 17 का देखिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा आपको, नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री की क्या होती है, भारत के नियुक्ति होती है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक क्या है। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा आपको, उपर्युक्त सभी। देखिए, शिक्षित जनता होना चाहिए, आर्थिक समानता और नागरिक स्वतंत्रता भी होना चाहिए साथ साथ। तो यानी कि लोकतंत्रात्मक शासन की ये सफलता के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षित जनता शिक्षित होनी चाहिए, आर्थिक समानता होनी चाहिए और जाकर के नागरिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये, ठीक ना, कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये सी हो जाएगा दोस्तों, रूसो के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरता है। देखिए, भारत का जो मानक समय का याम्योत्तर है जो कहाँ से नहीं गुजरता है।
तो इसके लिए दोस्तों याद होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है और कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो देखिए पहले इसका देख लेते हैं कि कहाँ से नहीं गुजरती है। तो 20 का देखिए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 20 का सी हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है। तो इसका एक दोस्तों ट्रिक है, उत्तर आंध्रा माही छतरी लेकर उड़ा, ठीक है, उत्तर आंध्रा माही छतरी लेकर उड़ा, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे इसको, उड़ा, ठीक है। तो देखिए उत्तर से हो गया आपका उत्तर प्रदेश, आंध्रा से हो गया आंध्र प्रदेश, माही से हो गया आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश, छतरी लेकर उड़ा, छतरी छत से हो जाएगा आपको छतरी से छत्तीसगढ़, और लेकर उड़ा, उड़ा से हो जाएगा आपका उड़ीसा, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश आ जा रहा है इसमें से, छत्तीसगढ़ भी आ जा रहा है, आंध्र प्रदेश भी आ जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र नहीं आ रहा है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों बनाने के लिए सबसे पहले है कि कहाँ से होकर गुजरती है, कहाँ से और कितने राज्य से, तो 5 राज्य से होकर गुजरती है, ये याद होना चाहिए आपको। तब आप लोग इसको छांट करके लिख सकते हैं। तो ध्यान देंगे, इसको आप ट्रिक लिख लेंगे अपने कॉपी पर। तो देख दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा होती है। देखिए किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। तो 21 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, लेह लद्दाख जो है ना, वो वहाँ आपको सबसे वार्षिक वर्षा जो कि सबसे कम होती है। और अगर वहीं आपको दोस्तों ये पूछ दिया सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मासिन राम मेघालय, क्या मासिन राम मेघालय में आपको ये होती है सबसे ज़्यादा वर्षा, लगभग आपको 73 पॉइंट समथिंग % होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं। देखिए प्राचीन वैशाली नगर जो है आपको ये अभी वर्तमान में किस नाम से पुकारा जाता है। तो 22 का ए हो जाएगा आपको हाजीपुर। ध्यान देंगे हाजीपुर जो है आपको पटना के बगल में हाजीपुर, उसको आपको वैशाली नगर से पहले पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की। देखिए सदाकत आश्रम की स्थापना जो पटना में स्थित है ये किसने की थी। तो 23 का आपको ए हो जाएगा मजहरूल हक, मौलाना मजहरूल हक ने किया था सदाकत आश्रम की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछा जा रहा है, ताप विद्युत, जल विद्युत, आणविक विद्युत या इनमें से कोई नहीं। तो 24 का ए हो जाएगा दोस्तों ताप विद्युत। क्या है विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ताप विद्युत है। 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 27 जनवरी 2023 को किसकी अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया एवं अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए पहली शिकायत अपीली समितियों का गठन किया। तो देखिए आपका ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपको। तो 25 का दोस्तों ए हो जाएगा राजेश कुमार। क्या हो जाएगा 25 का ए हो जाएगा राजेश कुमार ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है। 26 का डी हो जाएगा मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। क्या किया जाता है, मृदा को यानी कि मिट्टी को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है मृदा संरक्षण के प्रक्रम में। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर, टेरा रोसा का प्रतीक के प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें क्या होता है, चूना पत्थर होता है, साइनाइट या ग्रेनाइट होता है या पलुआ पत्थर होता है। तो 27 का दोस्तों ए हो जाएगा चूना पत्थर जिसमें होता है, ठीक ना। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए अवसादी शैलों के लिए पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो 28 का देखिए पढ़ते हैं, ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। तो ये नहीं होगा। ये शैलें क्रिस्टलीय है, नहीं। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है आपका। तो ये सही हो जाएगा सी द राइट आंसर। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 29 नंबर, फास्ट फूड प्रायः वसा और खालिस्तान से भरपूर होते हैं। देखिए फास्ट फूड जो हम लोग जो खाते हैं, जो बाहर में जो बिकता है फास्ट फूड, उसको वो आपको वसा और किस चीज़ से भरपूर होता है, पोषक तत्व, कैल्शियम, आयरन या अपूरित कैलोरी। तो देखिए 29 का आपको देखिए दोस्तों हो जाएगा आंसर आपको डी हो जाएगा अपूरित कैलोरी से। ये वसा यानी कि फैट और अपूरित कैलोरी से आपको भरपूर होता है बाहर का फास्ट फूड। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा क्या है। देखिए भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा के बारे में पूछा जा रहा है कि उसकी लंबाई कितनी है। तो 30 का आपको दोस्तों बी हो जाएगा 6100 किलोमीटर, ठीक ना। कितना है 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। देखिए नकदी फसल में आपको सम्मिलित कौन सी फसल नहीं है। तो 31 का आपको डी हो जाएगा दोस्तों गेहूं आपको इसमें देखिए ये आपको रबी में आता है कि कौन से मौसम की है ये रबी की फसल है, रबी मौसम की, जो रबी में आपको उगाया जाता है। अदरवाइज आपको देखिए जूट हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया, सब आपको नकदी फसल में आता है। चाय भी आपको नकदी फसल में आता है, रबड़ भी नकदी फसल में आ जाएगा। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 32 नंबर की फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है। तो 32 का दोस्तों बी हो जाएगा, फिनलैंड की संसद का नाम संसद ही है, ठीक है ना। फिनलैंड की संसद का नाम क्या है, संसद ही है। अपने भारत के भी संसद का नाम संसद है, ठीक है।
वहीं आपको नेशनल असेंबली हो जाएगा जाकर के, ये चीन के संसद का नाम है। कांग्रेस या आपको ये अमेरिका का है, यूएसए, ये आपको चीन, ध्यान रखेंगे। सीनेट, सीनेट छोड़ दीजिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा सीनेट कहाँ की है, संसद का नाम। ध्यान देंगे आपको 33 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। देखिए भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है कि कहाँ लगाया गया था, नांगल, सिंदरी, अलवाय या ट्रोम्बे। तो 33 का आपको दोस्तों सिंदरी हो जाएगा। आपको सिंदरी परवर्क उर्वरक कारखाना लगाया था। सिंदरी कब लगाया गया था दोस्तों, ध्यान देंगे 1951 में। कब, 1951 में लगाया गया था। अगला प्रश्न है साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा फिजिक्स के। ये प्रश्न है कि साफ रात जो होता है आपको बादलों वाली रात की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? संघनन के कारण, विकिरण के कारण, आपतन के कारण या चालन के कारण। तो देखिएगा दोस्तों 34 का आपको बी हो जाएगा, विकिरण के कारण। क्या, विकिरण के कारण जो होता है ना कि साफ रातें बादलों वाली रातों से की अपेक्षा ज्यादा ठंडी होती है। 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। देखिए किस युग्म का मिलान सही है, तो 35 का देखिए दोस्तों बी हो जाएगा आपका कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। ठीक है, जब आपको भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो होता है ना वहाँ पर आपको गरज के साथ वर्षा होती है, मध्याह्न में होती है। ठीक है, ध्यान देंगे ये आपको मिलान सही है। अदरवाइज आपको भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा नहीं होगा, आपको मानसूनी क्षेत्र सारे साल भारी वर्षा नहीं होती है, मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा नहीं, गलत है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 36 नंबर। और भारतीय संविधान को अपनाया गया था। देखिए भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा, संवैधानिक सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा। तो 36 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा आपको संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 37 नंबर, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। देखिए भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है तो कौन से अनुच्छेद कितना से कितना में है। तो 37 का आपको ए हो जाएगा दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में। कितना, 12 से 35 आपको मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 38 नंबर, न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ है यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, या राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, या अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है, या संसद को समाप्त कर सकता है। तो 38 का आपको देखिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। ठीक है ना, न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 39 नंबर, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। 39 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि 39 का देखिए सी हो जाएगा दोस्तों कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है ना, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ती है। तो 40 का दोस्तों डी हो जाएगा आंसर, आपको आदि ऐतिहासिक काल में। कौन सी काल में, आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 41 नंबर, 12 जुलाई 2023 को किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है। देखिए 12 जुलाई 2023 को किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है। तो 41 का आपको दोस्तों सी हो जाएगा, चीन। कौन सा देश, चीन ने आपको लॉन्च किया है मीथेन ईंधन वाला रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 42 नंबर, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। देखिए कौन से वंश के शासक ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। तो 42 का आपको ए हो जाएगा, गुप्त वंश। कौन सा, गुप्त वंश ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देकर यह भी दोस्तों कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो श्रीगुप्त था। कौन था, श्रीगुप्त, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाल वंश का संस्थापक था आपको गोपाल। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक था कौन सा, गोपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 43 नंबर, कि सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। देखिए कौन से सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। तो 43 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का आपको कार्यकाल पूछ देगा दोस्तों, कितना सा था, 1296 से 1316। ठीक है, इसको तो इनका काल भी याद रखेंगे, 1296 से 1316। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सल्तनत काल के सिक्के टाका, शशगनी एवं जीतल किन किन धातुओं के बने थे। देखिए सल्तनत काल का जो सिक्का था ना, टका, शशगनी और जीतल, ये किन किन धातुओं के मिल करके बना हुआ था। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा चांदी और तांबा हो जाएगा आपको।
चांदी चांदी तांबा, दो दो बार चांदी लिख दिया है ना, कि चांदी और तांबा से मिल करके बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत मुख्य कारण क्या था? देखिए पानीपत का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526, दूसरा भी याद कर लीजिए 1556, तीसरा भी याद रख लीजिए 1761। साथ साथ ये सब पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर की जो जीत हुई थी उसका मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुगलामा पद्धति या अफगानों की आपसी फूट। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा आपको तुगलानामा पद्धति। ये तुगलानामा पद्धति कहते किसको है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, जो तोप को सजाने का जो उनका जो ये स्टाइल था उसी को जो एक क्रम में उसी को तुगलामा पद्धति कहते हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 46 नंबर, लोकसभा एवं राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने के उपरांत लोकसभा में कुल कितने सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षित होगा? देखिए 33% आरक्षण लागू होने के उपरांत लोकसभा में कुल कितने सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षित होगा? लोकसभा एवं राज्यों के विधानसभाओं में, दोनों जगह कहा जा रहा है, लोकसभा भी और राज्य के विधानसभा में भी। तो 46 का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको। देखिए 46 का बी हो जाएगा आपको 181। कितना? 46 का बी हो जाएगा 181 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 47 नंबर, 10 सितंबर 2023 को खोले गए फाइनल यूएस ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल, देखिएगा महिला एकल खिताब किसने जीतकर 25 करोड़ इनामी राशि प्राप्त की? देखिएगा 47 का डी हो जाएगा दोस्तों, कोको गॉफ। किसने? कोको गॉफ ने 25 करोड़ इनामी राशि प्राप्त किया है 10 सितंबर 2023 को खेले गए यूएस ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल में खिताब जीत करके 25 करोड़ इनामी राशि प्राप्त किया कोको गॉफ। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित नहीं किया गया है? कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित नहीं किया गया है? ध्यान देंगे। तो 48 का डी हो जाएगा इंद्रधनुष युद्धाभ्यास। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास जो है कि भारत और अमेरिका के बीच आयोजित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 नंबर, भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? देखिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो 49 का ए हो जाएगा स्मार्ट। क्या कौन सा कार्यक्रम? स्मार्ट आपको शुरू किया है ये कार्यक्रम। राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान देंगे, कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो स्मार्ट कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 50 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है? कौन से महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है? तो 50 का दोस्तों बी हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप को। किस महाद्वीप को? अफ्रीका महाद्वीप को आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपको पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 51 नंबर, केसर के पौधे का कौन सा भाग है केसर प्राप्त करने के लिए, सैफरॉन केसर को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो 51 का दोस्तों ए हो जाएगा शुष्क वर्ती काग्र, यानी कि इसको स्टिग्मा कहते हैं, शुष्क वर्ती काग्र का उपयोग किया जाता है केसर प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 52 नंबर, मनुष्यों में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होती है? देखिए कौन सा रसायन निकलता है जो मनुष्य में पेशीय क्रिया के बाद थकान जो होता है ना, कौन से रसायन के निकलने के बाद होता है? तो 52 का डी हो जाएगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण जो होता है, जम जाता है ना, तो उसी कारण आपको थकान महसूस होता है, लैक्टिक एसिड, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 53 नंबर, एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहां ग्राम बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उसका द्रव्यमान आपको कितना हो जाएगा? तो 53 का दोस्तों 1 kg हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देंगे कि एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है। कितना है भार? कितना है आपको? वेट आपको कितना है? 9.8 न्यूटन। और यहाँ पर आपको ग्राम दिया हुआ है आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसका द्रव्यमान पूछ रहा है आपको, यानी कि कितना केजी होगा, द्रव्यमान पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि भार बराबर क्या होता है? W बराबर mg, ठीक है, mg होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्तों वेट आपको दिया है 9.8 न्यूटन इज इक्वल टू मास पूछ रहा है, और ग्राम कितना है? 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपको यहाँ से आपको क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, तो m बराबर आपको मास बराबर कितना बच गया आपको? 1 kg। इस तरह से बनेगा, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 54 नंबर, एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रियाबल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयसित होगा। देखिएगा दोस्तों कि एक पुस्तक पर किसी मेज के तल पर रखी गई है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रियाबल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयासित होगा। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा बी, पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर। कहाँ आयासित? कहाँ पर होगा? पृथ्वी
पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर आयासित होगा प्रतिक्रिया बल। अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर, जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा। देखिए जब तेल जो है ना कि पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव आपको सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा आपका। तो 55 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा कि काफ़ी कम हो जाएगा, क्या कि पृष्ठ तनाव के कारण ऑब्वियसली आपको कम हो जाएगा तेल जब पानी पर तैर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 56 नंबर, किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर, देखिएगा किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूर रखा गया है तो प्रतिबिंब का क्या स्वरूप होगा। तो प्रतिबिंब का स्वरूप पूछ रहा है कि क्या होगा। तो 56 नंबर देखिए दोस्तों बनेगा यहाँ पर आपको u बराबर यहाँ पर दिया हुआ है -5 सेंटीमीटर। देखिए अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण आपको निगेटिव होता है, तो यहाँ पर आपको u बराबर आपको -5 सेंटीमीटर है। और इसके बाद फिर जाकर के f फोकस दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको अवतल दर्पण है ना तो -15 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। अभी यहाँ पर पूछ रहा है आपका क्या हो रहा है, वही पूछ रहा है, क्या प्रतिबिंब पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा आपको। यहाँ पर आपको इस फार्मूला पर आप लोग दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस तरह से आप लोग सेट कीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों 7.5 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको क्या आवर्धन आपको क्या हो जाएगा 1.5 आ रहा है टोटल, आवर्धन 1.5 आएगा लास्ट में। आपको सॉल्यूशन मैं दे दूंगा पीडीएफ, वहाँ से आप लोग देख करके इसको सॉल्व कर लेंगे, एक से बड़ा हो जाएगा आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा 56 का दोस्तों बी हो जाएगा आपका आभासी और आवर्धित होगा। क्या होगा 56 का बी हो जाएगा आभासी और आवर्धित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 57 नंबर, मैग्नीशियम का संगठन है। देखिए मैग्नीशियम जो होता है ना तो इस किसके इसको मिल करके बनता है, तो ऑब्वियसली आपको देखिए मैग्नीशियम आपको एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से मिल करके बनता है। इसमें क्या हो जाएगा आपको 57 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा आपको 96% एल्युमिनियम और 4% आपको मैग्नीशियम, ध्यान रखेंगे। 58 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। देखिए मिश्रण एक नहीं है के बारे में पूछा जा रहा है, वायु, पारा, दूध, सीमेंट, कौन सा इसमें से मिश्रण नहीं है। तो 58 का दोस्तों बी हो जाएगा पारा। पारा क्योंकि सिर्फ एक सिंगल धातु है ये, ठीक ना, तो ये आपको मिश्रण नहीं है। अदरवाइज आपको वायु भी मिश्रण है, दूध भी मिश्रण है, सीमेंट भी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 59 नंबर, नीचे दिए गए चित्रों पर ध्यान दीजिए। देखिए यह चित्र किसका है, यह चित्र समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस की किस अवस्था को दर्शाती है, यानी कि समसूत्री विभाजन की किस अवस्था को दर्शा रही है दोस्तों, इसको ध्यान देंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा एनाफेज। क्या हो जाएगा एनाफेज को दर्शाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 60 नंबर, वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृपों के समान थे, वह कौन सा पक्षी है जिसके कुछ लक्षण जो है कि सरीसृपों के समान थे। सरीसृप किसको कहते हैं दोस्तों, पहले इसको जान लेंगे कि सरीसृप जो भी जानवर या जो भी जानवर है जो रेंगने वाला होता है, रेंगने जो सड़क पर चलने वाला होता है उसको सरीसृप कहते हैं, ध्यान देंगे। तो कौन सा पक्षी है जो सरीसृपों के समान थे, तो 60 का दोस्तों सी हो जाएगा आपको आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स हो जाएगा आपको, ये सरीसृपों के समान थे ये पक्षी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका दोस्तों 61 नंबर, अल्फा बीटा तथा गामा की भेदन क्षमता का अवरोही क्रम क्या है। देखिए अल्फा बीटा गामा की भेदन क्षमता जो होता है ना उसके हिसाब से आपको पूछ रहा है कि अवरोही क्रम क्या है। तो 61 का आपको ए हो जाएगा दोस्तों, पहले गामा फिर बीटा फिर अल्फा आएगा, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए कौन सा कथन जो है कि आपको असत्य है यानी कि गलत है। तो रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुणित त्रिज्या, ये आपका सही है कि ये क्योंकि रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुणित त्रिज्या होता है, सही है ये फार्मूला। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम स्क्वायर, ये भी है आपका सही। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, सी आपका गलत हो जाएगा आपको, तो यही असत्य है, सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर डी ऑप्शन है कि वेग बराबर विस्थापन बटा में समय, यह भी आपका सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 63 नंबर, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। देखिए क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है, तो 63 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा रेक्तिका। रेक्तिका जो कि मौजूद नहीं होता है केंद्रक में। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा केंद्रक की खोज, वहीं पर दोस्तों पूछ देगा केंद्रक की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। क्या क्या किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन, ध्यान देंगे केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा 64 नंबर की पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के दो घटक हैं कौन कौन से। देखिए पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं इकोसिस्टम के, तो 64 का डी हो जाएगा जैविक और अजैविक। क्या हो जाएगा, जैविक और अजैविक। अगला प्रश्न है 65 नंबर, पुष्प के खुलने व बंद होने की गति क्या कहलाती है। देखिए पुष्प के खुलने व बंद होने की गति क्या कहलाती है, अनुकुंचन, जियोट्रोपिज्म, चलन या स्वतः प्रेरित गति। 65 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा अनुकुंचन कहलाती है, यानी कि कोई भी पुष्प जो होता है उसको खुलने व बंद होने की गति अनुकुंचन कहलाती है। 66 नंबर प्रश्न है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांतता से पीड़ित हो सकते हैं क्यों। तो वर्णांतता जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, तो
स्त्रियों की तुलना आपको अधिक पुरुष की वर्णता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि 66 का देखिए सी हो जाएगा कि उनमें केवल एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, क्योंकि पुरुष में केवल कि देखिए स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपको स्त्रियों में केवल एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, कि स्त्रियों में होता है ये केवल एक्स क्रोमोसोम, ध्यान देंगे। 67 नंबर प्रश्न है कि एल्कीन्स के समान सूत्र को पहचानिए। एल्कीन्स, ठीक है ना, एल्कीन्स के समान सूत्र क्या हो जाएंगे आपको? तो 67 का सी हो जाएगा दोस्तों, CnH2n, ठीक है। वहीं पर आपको एल्केन का सूत्र पूछ जाएगा आपको, तो CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 हो जाता है आपको एल्केन का। एल्केन एल्कीन का हो जाएगा आपको CnH2n, और वहीं पे आपको एल्काइन का पूछ देगा तो CnH2n-2, CnH2n-2 हो जाता है एल्काइन का, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 68 नंबर। भारी पानी वह पानी होता है जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है, या जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलेय लवण होते हैं, या जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, या जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो 68 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा 68 का, ठीक है ना, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, वह भारी पानी होता है। भारी पानी का देखिए सूत्र होता है आपको दोस्तों D2O, ध्यान रखेंगे, और इसका परमाणु भार कितना होता है? 20, ये भी ध्यान रखेंगे साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 69 नंबर। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? देखिए 20 वर्ष की आयु पर पूछ रहा है कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 69 का आपको बी हो जाएगा 206 हड्डी। जब जब शिशु जन्म लेती है तो जन्म के समय कितनी होती है हड्डियाँ? 300 होती है, और जब वयस्क हो जाता है ना तो उस समय आपको फिर 20 वर्ष की आयु को पूछा जा रहा है तो 206 हो जाती है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 70 नंबर। बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का सूत्र है। देखिए बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का सूत्र पूछा जा रहा है, तो 70 का आपको देखिए डी हो जाएगा, L=NH/2π, ये हो जाएगा आपका सूत्र है, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय सूत्र है। अगला प्रश्न है आपको 71 नंबर। उस अम्ल का पहचान कीजिए जो जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है, जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। तो 71 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। 72 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी एनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस दूरी क्या हो जाएगी? देखिए 72 का आपको इसका 50 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको सोल्व कर देता हूँ 72 नंबर क्वेश्चन। यदि एनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर होती है तो इसके फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? तो 72 का देखिए P बराबर आपको पावर कितना है, +2 डायोप्टर है, पावर यहाँ पर दे रखा है +2 डायोप्टर, ठीक है। तो P बराबर आपको क्या होता है? P बराबर होता है आपको 1/f। क्या होता है? P बराबर 1/f होता है आपको। तो P कितना है? दो दे रखा है पावर, तो 2 = 1/f, यानी कि कितना हो जाएगा? तो 2f = 1, 2f = 1, इस तरह से। तो f हो जाएगा 1/2 m = 100/2, यानी कि 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आंसर हो जाएगा आपको सी 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 73 नंबर। प्लास्टिड्स, और वैसे मैं PDF दे दूंगा दोस्तों, वहाँ से आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। PDF पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया, हमारा लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ से आप लोग PDF ले लीजिएगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। 73 नंबर प्रश्न है, प्लास्टिड्स जिनमें खालिस्तान रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, क्या हो जाएगा आपको? देखिए 73 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा हरे। क्या होता है? हरे रंग के रंजक क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है ना। प्लास्टिड जिसमें हरे रंजक क्लोरोफिल होता है जो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए। देखिए रासायनिक क्रिया पर आपको विचार करना है, तो 74 का देखिए क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, आपको ये क्लोरीन हो गया। इसको आपको 40 डिग्री सेल्सियस पर आपको रिएक्शन कराएंगे, तो CaOCl हो जाएगा आपको ये विरंजक चूर्ण बनेगा, आपको ये ब्लीचिंग पाउडर जिसको कहते हैं, और प्लस H2 यानी कि जल प्राप्त होगा, ठीक है। तो क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पर कि विचार कीजिए। तो यहाँ पर विचार करना है कि आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम क्लोरीन के साथ आपको रिएक्शन करा रहे हैं 40 डिग्री सेल्सियस पर, तो ब्लीचिंग पाउडर प्लस जल प्राप्त हो रहा है। तो 74 का आपको दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ए, विरंजक चूर्ण। ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है ना, ये विरंजक चूर्ण प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन में दिया भी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 75 नंबर। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। देखिए एस्ट्रोजन आपको जो स्रावित होता है ना, कहाँ से स्रावित होता है? तो 75 का ये हो जाएगा आपको अंडाशय से स्रावित होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन अंडाशय से स्रावित होता है, ये एक आपको मादा हार्मोन है, मादा जनित हार्मोन है, ध्यान देंगे। तो दोस्तों आई होप कि सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में कम से कम एक शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।